नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रानी नागफनी की अगली कहानी अगली कड़ी के साथ हम एक बार दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रानी नागफनी की कहानी की अगली कड़ी। मिलना नागफनी और अस्तभान का और मचलना मन का। भरत खंड के मध्य में परम पावन पाप विनाशिनी नर्मदा नदी बहती है, जो भारत माता की करधनी की तरह सुशोभित है। पुराणों में नर्मदा का बड़ा महात्म्य गाया गया है। वो गंगा से भी अधिक महिमामयी बताई गई है। नर्मदा अमरकंटक के पर्वतों से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके किनारे कई सुंदर नगर और घाट हैं। नर्मदा में भेड़ाघाट नामक स्थान पर बड़ा भारी जलप्रपात है। लगभग 40 फीट ऊपर से पानी नीचे एक कुंड में गिरता है। सयाने लोग जब अपने जमाने में सस्ते गेहूं की बात करते हैं, तब ये भी कहते हैं कि हमारे जमाने में यहां पानी 100 फीट ऊपर से गिरता था। अब जमाना खराब आ गया है, इसलिए कम ऊंचाई से गिरता है। पानी के गिरने के जलकण हवा में तैरते रहते हैं और धुआं सरी का छाया रहता है। उसे देख ऐसा लगता है मानो किसी विधानसभा के सदस्य एक दूसरे पर धूल फेंक रहे हों। भेड़ाघाट का दो कारणों से बड़ा महत्व है। पहला, इसके पास ही एक बड़ा नगर है, जहां देश विदेश से पर्यटक और नेता आते रहते हैं। इन लोगों की नजरों में शहर की गंदगी और सड़कों के गड्ढे छिपाने के लिए इन्हें एकदम भेड़ाघाट दिखाने ले जाते हैं और शाम तक वहां बहलाकर रात की गाड़ी से रवाना कर देते हैं। प्रकृति का ऊबड़ खाबड़पन खूबसूरती माना जाता है, बड़े मनुष्य का ऊबड़ खाबड़पन गंदगी। और दूसरा, ये आत्महत्या करने के लिए बड़ा सुंदर स्थान है और यहाँ दूर दूर से आत्महत्या करने के इच्छुक आते हैं। सरकार के आत्महत्या विभाग ने इस स्थल को 3 प्रकार की आत्महत्याओं के लिए निश्चित किया है: परीक्षा में फेल होना, प्रेम में विफल होना और बेकारी। बीमारी, मुकदमा, बिना ब्याह मां बनना, पति या पत्नी की बेवफाई आदि कारणों से आत्महत्या करने के लिए दूसरे स्थान निश्चित किए गए हैं। सरकार के आत्महत्या विभाग ने यहां बड़ा अच्छा प्रबंध किया है। जितना ध्यान सरकार पर्यटकों को इस सौंदर्य स्थली के प्रति आकर्षित करने पर देती है, उतना ही आत्महत्या करने वालों की सुविधा पर। यहां आत्महत्या विभाग की ओर से एक दफ्तर खुला है, जिसमें आत्महत्या अधिकारी बैठता है। इसके मातहत कई कर्मचारी कार्य करते हैं। मरने वालों को पहले दफ्तर में जाकर अपना नाम, पता, कारण आदि दर्ज कराने पड़ते हैं। उसे एक टिकट मिलती है, जिस पर उसका नंबर लिखा रहता है। वो टिकट लेकर तैयार हो जाता है और ज्यों ही घाट पर खड़ा आत्महत्या इंस्पेक्टर उसका नंबर पुकारता है, वो कुंड में कूद पड़ता है। यदि किसी का साहस अंतिम क्षणों में ढीला पड़ जाए, तो वो सरकारी कर्मचारियों से सहायता मांगने का अधिकारी है। उसके कहने पर कर्मचारी उसे उठाकर कुंड में डाल देते हैं। इसी दफ्तर से लगा हुआ आंकड़ा विभाग का दफ्तर है, जो प्रतिदिन के आंकड़े निकालकर प्रधान कार्यालय को भेजता है। राज्य आंकड़ों पर बहुत ध्यान देता है। राज्य के आधे कर्मचारी काम करते हैं और शेष आधे बैठे आंकड़े निकालते रहते हैं। राज्य के आंकड़े सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। डाक विभाग ने यहां एक डाकघर भी खोल दिया है, जिससे मरने वाले को अंतिम पत्र लिखने की सुविधा हो। नौकरी देने के दफ्तर यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से दिन में 3 बार सरकारी बसें यहां आती हैं, जो उन लोगों को निशुल्क आत्महत्या करने के लिए पहुंचा देती हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती। वे सरकारी बस में आकर बैठ जाते हैं और यहां पहुंचा दिए जाते हैं। ये बसें बहुत सुंदर हैं, इन्हें विशेष रूप से सजाया जाता है। रोज ताजे फूलों की मालाएं इन पर डाली जाती हैं और रंग बिरंगी झंडियां इन पर पड़ती हैं। इस प्रकार की बसें रिजल्ट निकलने के मौसम में विश्वविद्यालय भी चलाता है। आत्महत्या का ऐसा अच्छा प्रबंध किसी राज्य में नहीं है और अनेक देशों के प्रतिनिधि मंडल इस व्यवस्था का अध्ययन करने यहां आते रहते हैं। इस मौसम में यहां बड़ी भीड़ रहती है। यही समय परीक्षाओं के रिजल्ट खुलने का है और इन्हीं दिनों विवाह भी होते हैं।
जो विद्यार्थी फेल होते हैं और जिन तरुण तरुणियों का प्रेम विफल हो जाता है, अर्थात प्रेमी या प्रेमिका से विवाह नहीं हो पाता, वे यहां आत्महत्या करने आ जाते हैं। कुछ युगल जिनका विवाह माता पिता या समाज नहीं होने देते, वे यहां जोड़े से आत्महत्या करने आते हैं। कुछ सयानों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि उस लोक में प्रेमी प्रेमिका के विवाह में कोई बाधा नहीं है। ये सयाने उस लोक जाकर अपनी आंखों से देख आए हैं कि प्रेमी युगल विवाह करके बड़े आनंद से वहां रहते हैं। इसी विश्वास के कारण जब प्रेमी युगल आत्महत्या करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे इस शहर को छोड़कर उस शहर जा रहे हैं। इस साल भीड़ अधिक है क्योंकि रिजल्ट बहुत खराब निकले हैं। विश्वविद्यालयों की एक जांच समिति बैठी थी जिसने उन कारणों की खोज की है जिनसे पढ़ाई का स्तर नीचा होता जा रहा है। उसकी सिफारिशों में से एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि अध्यापकों का वेतन और कम करना चाहिए तथा जिन्हें कहीं और नौकरी न मिले उन्हीं को अध्यापक बनाना चाहिए। जब सब जगह अयोग्य ठहराया गया आदमी अध्यापक बनेगा और उसे वेतन भी बहुत कम मिलेगा तो वह अपने काम को सेवा और त्याग की भावना से करेगा और शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। समिति की एक सिफारिश ये भी है कि प्रश्न पत्र वर्ष के आरंभ में ही विद्यार्थियों को देने चाहिए। ऐसा करने से वह मन लगाकर पढ़ेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अभी वे मन लगाकर इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्हें क्या पता कि परीक्षा में क्या आ जाए। ऐसी अनिश्चितता में कोई कैसे पढ़ेगा? अंधेरे में पत्थर फेंकने से क्या लाभ? सरकार इन महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित करने का इरादा कर रही है। प्रेम की विफलता के कारणों की जांच करने के लिए भी सरकार ने एक समिति बैठाई थी जिसने 2 साल तक सब परिस्थितियों का अध्ययन करके ये सिफारिश की है कि चूंकि प्रेम इसलिए टूटता है कि प्रेम होता है, इसलिए प्रेम होने नहीं देना चाहिए। जब प्रेम ही नहीं होगा तो प्रेम विफल भी नहीं होगा। इसीलिए स्कूल कॉलेजों में लड़के लड़कियों को परस्पर घृणा करना सिखाना चाहिए। लड़के लड़कियों में कभी संपर्क नहीं होने देना चाहिए। सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए जिनके अनुसार एक दूसरे को देखने वाले नजदीक आने की कोशिश करने वाले लड़के लड़की को कठोर दंड मिले। विवाह संबंध माता पिता को तय करना चाहिए और जो लड़का या लड़की संबंध का विरोध करे उसे प्राण दंड मिलना चाहिए। कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे विवाह होने के बाद ही युवक और युवती ये जान पावे कि मनुष्य जाति में ही हमसे भिन्न प्रकार का एक प्राणी होता है। ये सिफारिशें भी सरकार लागू करने वाली है और आशा है कि इससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। घाट पर कुंवर अस्तभान का तंबू लगा है। अस्तभान को टिकट मिल गया है और वो आराम से बैठा हुआ अपना नंबर पुकारे जाने की राह देख रहा है। उसके पास उसके कुछ सहपाठी और मित्र बैठे हैं। मुफतलाल छाया की तरह अस्तभान के साथ है और अस्तभान को डर है कि कहीं वो उसके पीछे नदी में न कूद पड़े। उसने 2 सेवकों को आदेश दे रखा है कि जब मैं कूदूं तब मफतलाल को तुम लोग पकड़कर बांध देना। अस्तभान ने अपने पास बैठे सहपाठी विद्या दमन से पूछा, तुम किस विषय में फेल हो गए? इतिहास और अंग्रेजी में। इतिहास में कितने नंबर मिले? 100 में से 15 दिए। और अंग्रेजी में 150 में से 11 दिए। पाठकों, यहां एक बात ध्यान देने की है। अस्तभान पूछ रहा है कितने मिले और विद्या दमन उत्तर देता है इतने दिए। वो ये नहीं कहता कि 15 मिले। बात विचारणीय है। विचार पद्धति का प्रभाव अनजाने ही भाषा पर पड़ जाता है। जब विद्यार्थी कहता है कि उसे 15 दिए, इसका अर्थ है कि उसे 15 नंबर मिले नहीं हैं, परीक्षक द्वारा दिए गए हैं। मिलने के लिए तो उसे पूरे नंबर मिलने थे, पर 15 नंबर जो उसके नाम पर चढ़े हैं सो अब परीक्षक का अपराध है। उसने उत्तर तो ऐसे लिखे थे कि 100% नंबर मिलने थे, पर परीक्षक बेईमान है जो इतने कम नंबर देते हैं। इसलिए कम नंबर पाने वाला विद्यार्थी मिले की जगह दिए का प्रयोग करता है। अस्तभान ने दूसरे साथी ज्ञान रिपु से पूछा, तुम किस पेपर में फेल हुए? अंतिम पेपर में, यानी अर्थशास्त्र में। ज्ञान रिपु ने अपनी बात को समझाकर कहा, अर्थशास्त्र का अंतिम पेपर नहीं है,
जितने पेपर विश्वविद्यालय की विवरण पत्रिका में लिखे हैं, उनके बाद भी एक पेपर होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है पर जिसका कहीं उल्लेख नहीं है। इस पेपर का विषय होता है यह पता लगाना कि किस विषय की उत्तर कापियां किसके पास जचने गई हैं और फिर उनसे नंबर बढ़वाना। जो इस पेपर में पास हो जाता है वो सब में पास हो जाता है। मैं इसी में फेल हो गया कुमार। इतना कहकर ज्ञान रिपू एकदम उठकर घाट की ओर भागा। उसका नंबर पुकारा जा रहा था। मुफतलाल ने कहा, कुमार, आप भी तैयार हो जाएं, आपका नंबर आने में देर नहीं है। अस्तभान तंबू के भीतर नए कपड़े पहनने और श्रृंगार करने चला गया। लगभग 100 गज की दूरी पर राजकुमारी नागफनी का तंबू लगा था। राजकुमारी बड़ी देर से भीतर मेकअप कर रही थी। मेकअप पूरा हो जाने पर वो बाहर आई। उसने चारों ओर देखा। वहां हलचल मच गई। आत्महत्या के लिए उतावले सैकड़ों युवक उसकी ओर लालसा से देखने लगे। कितने ही उसके नजदीक सिमट आए। नागफनी अपने रूप का प्रभाव देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि उस लोक में वो उर्वशी और मेनका को उनके आसन से उतार देगी। इसी समय अस्तभान भी सज कर आया और चारों तरफ देखने लगा। चलते चलते उसकी नजर नागफनी पर पड़ी। नागफनी में भी अनायास उधर दृष्टि घुमाई और दोनों की आंखें मिल गईं। अब तो आंखों से आंखों की बातें होने लगी। नागफनी सुध-बुध खो बैठी। उसका पल्ला अनजाने ही खिसक गया। अस्तबान भी पुलकित हो गया। बड़ी देर दोनों इस प्रकार खड़े रहे। अस्तबान को तब होश आया जब उसे मुफतलाल ने आकर झकझोरा। अस्तबान ने पूछा, मुफतलाल, वो कौन है? मुस्कुराकर कहा, कुमार, वो राजा राखड़ सिंह की बेटी राजकुमारी नागफनी देवी है। अस्तबान बोला, आहा, यही वो नागफनी है जिसके रूप गुण की प्रशंसा में सुनता आ रहा हूं। मित्र, ये रूपवती किस परीक्षा में फेल हुई है? मुफतलाल ने कहा, राजकुमार, ये परीक्षा में फेल नहीं हुई, प्रेम में विफल हुई है। कुमार फिर नागफनी को देखने लगा। मुफतलाल ताड़ गया कि वो अपना हृदय खो चुका है। कहने लगा, कुमार, मैं समझ गया कि मन से मन का मेल हो गया। मैं जाता हूं और मिलने का ढब जमाता हूं। मुफतलाल नागफनी के डेरे की ओर चला। उधर नागफनी की सुध जब लौटी तो उसने देखा कि करेला मुखी उसका पल्ला संभाल रही है। वो सकुचा गई। करेला मुखी ने हंसते हुए कहा, ऐसी सुध-बुध नहीं खोते राजकुमारी। सुध-बुध खोने से शकुंतला को दुर्वासा ने श्राप दे दिया था। नागफनी मुस्कुराई, पूछा, सखी, वे कौन है? करेला मुखी ने कहा, वे राजा भयभीत सिंह के पुत्र कुंवर अस्तभान सिंह हैं जो परीक्षा में फेल होकर आत्महत्या करने आए हैं। यह सुनकर नागफनी का हृदय हर्ष से विकल हो गया। कहने लगी, आहा, जिनके गुणों के गीत चारण गाते हैं, ये वही कुंवर अस्तभान है। तुझे याद है सखी, पिछली विजयादशमी पर उस राज्य से जो चारण आया था, वो क्या कहता था? मेरे कानों में वे शब्द आज भी गूंज रहे हैं। कहता था, जिस स्त्री से कुमार का 1 वर्ष भी प्रेम हो जाए, उसे ससुराल के वस्त्र और आभूषण जीवन भर नहीं पहनने पड़ते। कुमार उसे इतना दे देते हैं। सखी, तुझसे मेरा कुछ भी छिपा नहीं है। मेरा जी उन पर आ गया है। हे सखी, मैं प्रेम की आग में जल रही हूं। तू मेरा संदेशा उनके पास पहुंचा। यह सुनकर करेला मुखी अस्तभान के तंबू की ओर बढ़ी। उधर से मुफतलाल आ रहा था। दोनों की भेंट राह में हो गई। मुफतलाल ने चुहल की, हे, अपनी राजकुमारी से कह दो कि हमारे राजकुमार पर इस तरह मुहनी न डालें। वे आत्महत्या करने आए हैं, पर अब उनका मन बदलने लगा है। करेला मुखी भी एक ही थी। उसने झट जवाब दिया, तुम ही ना अपने कुमार से कह दो कि भले घर की औरतों को इस तरह क्यों घूरते हैं। हमारी राजकुमारी का मन भी तो ढीला पड़ने लगा है। मुफतलाल को करेला मुखी का स्वभाव पसंद आया। उसने कहा, ए, ठिठोलियां छोड़ो और आगे की सोचो। ऐसी जोड़ी चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। यदि इनकी शादी हो जाए तो 2 घर ना बिगड़ेंगे। यदि अलग अलग शादी हुई तो 2 घर बिगड़ जाएंगे और फिर इनके जीवित रहने से तुम्हारा हमारा आमदनी का सिलसिला भी चलता रहेगा। जब मन से मन का मेल हो गया तो संबंध हो ही जाना चाहिए। मैं कुंवर को लेकर आता हूं, तुम राजकुमारी को तैयार करो।
ये सलाह कर दोनों अपने अपने डेरे लौट गए। मुफतलाल ने अस्तभान से कहा, कुमार, मरना तो है ही, आज मरे या कल, इस साल या आगामी साल। मैं सोचता हूं कि अगले मार्च में एक बार फिर परीक्षा में बैठ के देखिए। इस अवधि में राजकुमारी नागफनी से प्रेम कर लीजिए। बहुत संभव है आप दोनों का विवाह हो जाए, क्योंकि इस बार राजकुमारी विवाह का दृढ़ निश्चय करके ही प्रेम करेगी। यदि विवाह हो गया और आप पास हो गए तो सुख से जीवन यापन करेंगे। यदि पास ना हुए तो आप अकेले आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि नागफनी भी आपके साथ सती हो जाएगी। यदि आपका प्रेम सफल ना हुआ तो परीक्षा और प्रेम दोनों में फेल होने के कारण आत्महत्या का श्रेय आपको मिलेगा। इस भांति हे राजकुमार, सब प्रकार से आपको लाभ होगा। चलिए, राजकुमारी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अस्तभान ने कपड़े ठीक किए, आईने के सामने जाकर बाल संवारे, इत्र छिड़का और रुमाल मुंह पर फेरकर नागफनी के डेरे की ओर चल पड़ा। डेरे में नागफनी एक ऊंचे आसन पर तकिए के सहारे बैठी थी। अस्तभान घड़ी भर उसकी ओर एकटक देखता ही रहा, फिर बोला, राजकुमारी की जय हो। मैं कुंवर अस्तभान हूं, आपका सेवक। आपके रूप और गुणों पर मोहित होकर चला आया हूं। नागफनी ने उसे प्रेम से पास बैठाया और कहा, राजकुमार का स्वागत है। कुमार, आप तो एक क्षत्रिय हैं, वीर हैं, फिर भी 4 बार फेल हो जाने पर भी लज्जित नहीं होना चाहिए। अस्तभान ने मीठी चुटकी ली। और आप भी 5वें प्रेम में विफल होने से प्राण त्यागने लगी। आप जैसी महान नारी को तो 1000 बार प्रेम टूटने पर भी ग्लानि का अनुभव नहीं होना चाहिए। राजकुमारी लजा गई, कहने लगी, हाँ, ये मेरी कमजोरी है, पर जब से आपको देखा तब से मेरा मन बदल गया है। भगवान ने मेरी जोड़ी जिससे मिलाई है वो मिल गया। राजकुमार ने कहा, क्यों ना हो, क्यों ना हो। वो इतना विकल हो गया था कि उससे बोलते ही नहीं बना। उसने नागफनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे सहलाने लगा। तभी करेला मुखी बोल उठी, चलो अब बहुत हुआ, आगे बढ़ना ठीक नहीं। अब दोनों अपने अपने महल लौटो और अपने अपने पिता से शादी के लिए कहो। यह सुनकर दोनों लजा गए और बड़ी मुश्किल से अलग हुए। अस्तभान अपने डेरे को लौटे। इधर नागफनी ने करेला मुखी से कहा, सुन री, मैंने इतना प्रेम किसी से भी नहीं किया। करेला मुखी ने कहा, ये बात मैं 6वीं बार सुन रही हूं, पर अब ऐसा करो कि इससे ब्याह हो ही जाए। नागफनी ने बड़ी चिंता से कहा, सो तो भगवान के हाथ है। पिताजी ने साफ कह दिया है कि अब प्रेम विवाह नहीं होगा। मैं जिसे तय करूंगा उसी से होगा। सो अभी तो बड़ी बाधाएं हैं। दोनों तरफ से सेवकों को डेरे उखाड़ने का आदेश हुआ। अस्तभान और नागफनी को वापस लौटते देख वहां बड़ी खलबली मची। अखबारों के संवाददाता बड़े जोर से विलाप करने लगे। अस्तभान ने उनके पास जाकर पूछा, भाई, तुम लोग क्यों रो रहे हो? वे बोले, हमें एक अच्छी स्टोरी मिल रही थी पर वो बर्बाद हो गई। एक बोला, हम में से कई ने अपने अखबारों को खाली स्थान रखने के लिए तार कर दिए थे, अब हमें डांट पड़ेगी। दूसरा कहने लगा, कुमार, हम लोग कैमरे में फिल्म भरकर कब से तैयार खड़े हैं, पर आपने एकदम हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया। एक पत्रकार माथा ठोक कर कहने लगा, पूर्ण आत्महत्याएं हो रही थी, ऐसा अच्छा डीसी यानी डबल कॉलम समाचार जाता। हाय, अब क्या होगा? मुफतलाल ने कहा, दोस्तों, ये बड़ी विचित्र बात है। किसी के प्राण बचने से प्रसन्नता होनी चाहिए, पर आप लोगों को दुख हो रहा है। क्या किसी की मौत से आप लोगों को फायदा होता है? एक सियाने पत्रकार ने कहा, पत्रकार के लिए मौत केवल समाचार होती है। अगर हम हर मौत पर रोने लगे तो सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। महत्वपूर्ण मौत का हमारे लिए बड़ा उपयोग है, उससे रोचक समाचार बनता है। किसी बड़े आदमी की मौत हो जाती है तो सारा संपादकीय और संवाद विभाग हर्षित हो जाता है। अगर मौत असाधारण परिस्थिति में हो तब तो हमारे लिए वरदान होती है। कुमार और राजकुमारी ने आत्महत्या की ऐसी बढ़िया तैयारी की थी, हम सनसनीखेज स्टोरी बना सकते थे, पर लेकिन अब सब मिट्टी हो गया। मुफतलाल को पत्रकारों पर दया आने लगी। उसने कहा, मित्रों, हमें आपसे सहानुभूति है। कुमार और राजकुमारी को आत्महत्या ना कर सकने का कुछ कम दुख नहीं है, पर विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। मैं समझता हूं ये जो आत्महत्या टल गई है,
इसकी भी स्टोरी बन सकती है। कोई चमत्कारिक घटना बना लीजिए। अ, ऐसा लिख सकते हैं कि ज्यों ही कुमार और नागफनी देवी पानी में कूदे, वहां कमल के दो बड़े फूल खिल गए। कमलों पर दोनों बैठे थे और वे ऊपर की ओर उठ रहे थे। फूल उठते गए और दोनों को आराम से किनारे पर बैठाकर गायब हो गए। कुमार और कुमारी ने इसे नर्मदा मैया की इच्छा समझा कि वे आत्महत्या ना करें। ऐसे समाचार बना दीजिए। आप लोगों को तो चमत्कार पूर्ण समाचार छापने का अभ्यास है। आखिर आप लोग ऐसे समाचार देते ही हैं कि एक बच्चे के 5 सिर, आसमान से खून की वर्षा हो रही है, मंदिर में छत से गाय का दूध टपक रहा है, शंकर जी की पिंडी एकाएक 6 इंच बढ़ गई, एक सन्यासी मंत्र से मरे हुए आदमी को जिंदा कर रहा है। इस तरह के चमत्कारपूर्ण समाचार है, ये हो जाएगा। इससे आपका अखबार भी बिकेगा और कुमार को भी प्रकाशन मिल जाएगा। पत्रकारों के जाने के बाद वहां आत्महत्या विभाग और आंकड़ा विभाग के अफसर आ गए। उन्होंने शिकायत की कि आपने निर्णय बदलकर हमारा हिसाब गड़बड़ कर दिया। हम केंद्रीय कार्यालय को तार कर चुके हैं। अब हमें डांट पड़ेगी कि हमने आत्महत्या क्यों नहीं होने दी। इन महत्वपूर्ण आत्महत्याओं का विवरण सरकार अन्य राज्यों में अपने दूतावासों के जरिए प्रसारित करने वाली थी। वो योजना ठप हो गई। मुफतलाल ने अस्तभान से कहा, कुमार, इन लोगों का नुकसान हो गया है, इन्हें कुछ हर्जाना दे देना चाहिए। अस्तभान ने उन्हें कुछ अशरफियां दी और वे खुश होकर चले गए। इधर सेवकों ने तंबू उखाड़ लिए और कुमार कुमारी अपने अपने महलों को चल दिए। रास्ते जहां अलग अलग होते थे, वहां दोनों ने अपने अपने रुमाल निकाल लिए और हिलाने लगे। जब परस्पर आंखों से ओझल हो गए, तब रुमाल से आंसू पोंछने लगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने अगले एपिसोड के साथ हम जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।